साल 1980 से लेकर 1984 तक पंजाब में सांप्रदायिक अराजकता चरम पर पहुंच चुकी थी। साल 1984 आते आते भिंडरावाले समर्थकों का आतंक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इसलिए दिल्ली के स्तर पर भिंडरावाले को निपटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। आज के इस एपिसोड में हम कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि क्या इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बातचीत का रास्ता अपनाया था या नहीं? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जानबूझकर सिखों की भावनाओं का अपमान करने और हिंदू बहुसंख्यकों को अपनी तरफ करने का एक घिनौना टूल था? तीसरा सवाल कि क्या स्वर्ण मंदिर परिसर में वाकई शांति थी या इंदिरा ने जबरन वहां पर अटैक कराया? चौथा सवाल कि क्या भिंडरावाले पंजाब को हिंदुओं से मुक्त करना चाहते थे? पांचवा सवाल कि जब भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर को अपने रहने का ठिकाना बना लिया तो वहां पर क्या चल रहा था, क्या कुछ घट रहा था? छठवां सवाल कि आखिर वो क्या वजह रही जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को भिंडरावाले को खत्म करने के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि ये काम तो पुलिस के द्वारा भी किया जा सकता था। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। पंजाब में बढ़ती सांप्रदायिक अराजकता के बीच केंद्र की इंदिरा सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद भी पंजाब की हालत बिगड़ती गई। सिर्फ साल 1984 के मार्च और अप्रैल महीने में ही करीब 142 लोगों की मौत हो चुकी थी। किसी की हत्या कर दी गई तो कोई दंगे में मारा गया। पंजाब की बिगड़ती हालत को देख विपक्ष लगातार पंजाब की कानूनी व्यवस्था पर इंदिरा गांधी की सरकार को घेर रहा था। अगले ही साल 1985 में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे थे। इधर पंजाब में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया आपातकाल भी फेल हो चुका था। पूरे पंजाब को केंद्र सरकार के द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाम के कानून में बदलाव कर दिया गया। पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए गए। अब पंजाब की पुलिस बिना कोर्ट में ले जाए किसी को भी 1 साल तक अरेस्ट करके जेल में रख सकती थी। जिस दिन पुलिस को यह ताकत दी गई उसी दिन भिंडरावाले समर्थक छात्र संघ यानी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन AISSF के द्वारा HS मनचंदा की हत्या कर दी गई। HS मनचंदा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष थे और इंदिरा गांधी के समर्थक माने जाते थे। दरअसल ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर में भी एक आयोजन किया गया था जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके भाषण दिए गए थे। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें हिंदुओं को टारगेट करके हत्याएं की गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 19 मार्च 1984 के दिन ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पर बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी द्वारा AISSF पर लगाए गए इस बैन का मनचंदा ने स्वागत किया था। इसके कुछ ही दिन बाद मनचंदा की दिल्ली में हत्या कर दी गई, जिसका आरोप AISSF के कार्यकर्ताओं पर लगा। जिस दिन पुलिस को ये विशेष ताकतें सौंपी गई थी उसी दिन भिंडरावाले समर्थकों ने अमृतसर में भाजपा नेता हरबंस लाल खन्ना की हत्या कर दी गई, जो पंजाब के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लीड कर रहे थे। हरबंस लाल खन्ना की हत्या के बाद कांग्रेस सांसद VN तिवारी की चंडीगढ़ में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। 22 अप्रैल के दिन एक एयरफोर्स के अधिकारी को भी उसके घर में घुसकर मार डाला गया। 30 अप्रैल के दिन अमृतसर में पूर्व DSP बचन सिंह को भी मार डाला गया, जो भिंडरावाले की हिट लिस्ट में था। बचन सिंह की पत्नी और बच्चे को भी हत्यारों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसने पुलिस में एक बार भय भर दिया कि भले ही उसे कितनी भी पावर दे दी जाए, प्रॉब्लम पावर की नहीं है बल्कि उस डर की थी जो भिंडरावाले ने फैला रखा था। इसलिए पुलिस के अधिकारी भिंडरावाले पर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकते थे। इसके बाद 12 अप्रैल के दिन पंजाब केसरी के नए मालिक रमेश चंद्र की भी हत्या कर दी गई। रमेश चंद्र के पिता लाला जगत नारायण की भी 3 साल पहले ही इस तरह ही हत्या कर दी गई थी। लाला जगत नारायण के मामले में ही भिंडरावाले को पहली बार जेल हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे जेल से छोड़ दिया गया। BBC के पत्रकार मार्क टली और सतीश जैकब ने अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल में लिखा है कि अपनी मौत से एक दिन पहले ही रमेश चंद्र ने लिखा था कि किसी को नहीं मालूम कि अगला नंबर किसका है। पूरा पंजाब एक कत्लगाह बन चुका है, लेकिन किसी को भी ये भी नहीं मालूम था कि 24 घंटे के अंदर ही अगला नंबर उनका ही है। साल 1980 से लेकर 1984 के बीच भिंडरावाले समर्थकों के द्वारा पंजाब में मचाए गए आतंक के बारे में मैंने पहले 2 एपिसोड में बात की है। सबसे पहले पार्ट 1 में कांग्रेस और भिंडरावाले के कनेक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है। दूसरे पार्ट में भिंडरावाले के आतंक के बारे में बताया है। ये तीसरा एपिसोड है। भिंडरावाले समर्थकों के द्वारा मचाए जा रहे इस आतंक के बीच सिर्फ 2 महीने के भीतर ही करीब 150 लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए सिखों की तरह ही पगड़ी पहनना और दाढ़ी बढ़ाना भी शुरू कर दिया। पंजाब के हिंदू उद्योगपति अपना कारोबार पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थानांतरित करने लगे। इधर भिंडरावाले को यह एहसास हो चुका था कि लेट अबीर अब केंद्र सरकार उस तक पहुंचने वाली है। इसलिए भारतीय सेना के ही एक पूर्व जनरल साहबीक सिंह के साथ भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर की मोर्चाबंदी करना शुरू कर दिया।
पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर ही बम बारूद और हथियार जमा किए जाने लगे और ये सब पंजाब की पुलिस अधिकारियों की देखरेख में हो रहा था। इनमें से कुछ तो भिंडरावाले के समर्थक थे, कुछ भिंडरावाले के डर की वजह से बीच में हाथ नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी उनके बाकी पुलिस अधिकारियों जैसा हश्र ना किया जाए जो भिंडरावाले विरोधी पुलिस अधिकारियों के साथ किया गया था। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली और सती जैकब ने अपनी किताब में कहा है कि पंजाब पुलिस का अफसर सिमरनजीत सिंह मान भिंडरावाले को खुलकर सपोर्ट करता था। जब सिमरनजीत मान फरीदकोट का पुलिस हेड था तब उसने भिंडरावाले को खुलकर सपोर्ट किया था। इसी कार्यकाल के दौरान उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने चरमपंथी सिखों को हथियारों के लाइसेंस इश्यू किए थे जो बाद में भिंडरावाले के किलर स्क्वाड के द्वारा यूज किए गए। हालांकि बाद में सिमरनजीत सिंह को ट्रांसफर करके मुंबई भेज दिया गया, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर ही किया गया, उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर गुरुदेव सिंह, जिसके जिम्मे सारे अमृतसर की जिम्मेदारी आती थी, वो भी भिंडरावाले का समर्थक था। जब सीआरपीएफ वालों ने अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के बाहर सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की थी तो इसने उसका विरोध किया था। इन्हीं गुरुदेव सिंह ने कई बार ऐसे ट्रकों को जिनमें हथियार भी पाए जाते थे उन्हें भी वो जाने देता था। जिस वक्त पवित्र हरमंदिर साहिब परिसर में हथियारों को बाहर से लाकर इकट्ठा किया जा रहा था, उस वक्त तक पूरे पंजाब में ही अराजकता फैल चुकी थी। भिंडरावाले ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया था कि वे हर गांव में 3-3 मोटरसाइकिल और हथियारबंद सवार रखें। भिंडरावाले के इस आदेश को हिंदुओं पर हमला करने के लिए उनके कुछ समर्थकों ने सीरियस भी ले लिया। इससे पंजाब के हिंदुओं में भारी असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। सती जैकब की किताब के अनुसार 26 अप्रैल 1984 के दिन ऐसे ही मोटरसाइकिल सवार हथियार वालों ने अमृतसर के भिखी विंड गांव में एक हिंदू कमीशन एजेंट को गोली मार दी। ऐसे ही फरीदकोट के समद भाई गांव में एक हिंदू दुकानदार को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बीबीसी के पत्रकार सती जैकब के अनुसार जब वे गांव भिखीविंड गांव में जब रिपोर्टिंग के लिए गए तो हिंदुओं की दुकानों पर ताले लगे हुए मिले। हिंदू परिवार पड़ोसी राज्य हरियाणा में भाग चुके थे। भिंडरावाले पंजाब से हिंदुओं को निकालना चाहता था। ये सब उनकी किताब में लिखा है। यहाँ भिंडरावाले के एक इंटरव्यू का भी जिक्र करना जरूरी है। दरअसल 28 सितंबर 1983 के दिन जगरांव गांव में सुबह टहलने के लिए निकले हिंदुओं को गोली से मार दिया गया। इसके ठीक एक हफ्ते के बाद 5 अक्टूबर को कपूरथला में भी एक बस रोकी गई। वहां भी हिंदुओं को अलग करके बेरहमी से गोली मार दी गई। इन हत्याकांडों पर पत्रकार तवलीन सिंह भिंडरावाले का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचती हैं। भिंडरावाले ने इस पर कहा कि मुझे क्या पता। तब तवलीन सिंह ने कहा कि आप कम से कम इस घटना की निंदा तो करिए, लोग आपकी सुनते हैं। इस पर भिंडरावाले ने जवाब दिया कि मैं कौन होता हूं निंदा करने वाला। कुल मिलाकर भिंडरावाले और उसके समर्थकों के कारण पंजाब के हिंदुओं में एक भय घर कर गया था। बहुत से हिंदुओं ने पंजाब छोड़कर पड़ोसी राज्यों में बसना शुरू कर दिया। मार्क टली और पत्रकार सती जैकब ने अपनी किताब में लिखा है कि अप्रैल 1984 आते आते ऐसे लगने लगा था कि भिंडरावाले सभी हिंदुओं को पंजाब से निकाल देगा। बहुत से हिंदुओं ने सिखों की तरह पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। हिंदू उद्योगपति और व्यापारियों ने हरियाणा में बसना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्च 1984 से ही भिंडरावाले के हथियारबंद समर्थक स्वर्ण मंदिर परिसर में खुलेआम घूमने लगे थे, जिन्होंने आसपास की बिल्डिंग्स में अपनी मोर्चाबंदी कर रखी थी। ये वो वक्त था जब स्वर्ण मंदिर से अकाली नेताओं का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। ऊपर से अकाली नेता लोंगोवाल और गुरचरण सिंह को भिंडरावाले से अपनी मौत का डर और सताने लगा था। इसका एक कारण भिंडरावाले की एक बेहद करीबी सुरिंदर सिंह सोधी की हत्या भी कर दी गई थी। सुरिंदर सिंह सोधी के हत्यारे सुरिंदर सिंह चिंदा और बलजीत कौर ने भिंडरावाले के आगे कबूल कर लिया था कि उन्हें लोंगोवाल, गुरचरण सिंह और भाटिया ने सुरिंदर सिंह को मारने के लिए पैसे दिए। हालांकि गुरचरण सिंह इसे झूठ मानते थे। उनका कहना था कि भिंडरावाले उन्हें लोंगोवाल को बदनाम करने और अकाली दल को बदनाम करने के लिए ये झूठ फैला रहे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये तय था कि लोंगोवाल और गुरचरण सिंह दोनों को ही भिंडरावाले से मौत का खतरा, जबकि अकाली दल के ये ही नेता भिंडरावाले के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में धर्म युद्ध मोर्चा आंदोलन को लीड कर रहे थे, साथ में चला रहे थे। लेकिन अब उनको भिंडरावाले से जान का खतरा था। भिंडरावाले ने बीबीसी के पत्रकार सती जैकब को सुरिंदर सिंह सोधी के बारे में बताया था कि वो मेरे बचपन से ही साथ में था। मैं मरते दम तक जब तक कि आराम नहीं करूंगा, जब तक कि उसकी मौत का बदला नहीं ले लूंगा। गुरचरण सिंह असली अपराधी है और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। भिंडरावाले ने सुरिंदर सिंह सोधी के हत्यारे सुरिंदर सिंह चिंदा और उसकी पत्नी बलजीत कौर को तो तुरंत ही निपटा दिया था। उनकी लाश सोधी की मौत के बाद अगले ही दिन ग्रांड ट्रंक रोड पर पड़ी हुई मिली थी। ऐसे ही भाटिया को भी स्वर्ण मंदिर परिसर में ही मार दिया गया था। बचे थे गुरचरण सिंह और लोंगोवाल। ये दोनों भिंडरावाले के डर के मारे अपने अपने कमरों में छुप चुके थे, जहां उनकी रक्षा के लिए 50 से अधिक सशस्त्र सिख नौजवान मौजूद थे। अपनी कुछ मांगों को लेकर स्वर्ण मंदिर परिसर में जिस धर्म युद्ध मोर्चा आंदोलन को अकालियों और भिंडरावाले के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें अब खुले तौर पर दरार देखी जा सकती थी।
इस मोर्चे पर अपना अधिकार और नियंत्रण जताने के लिए अकाली दल पार्टी के अध्यक्ष लोंगोवाल ने सीनियर सिख नेताओं की मीटिंग बुलाई, लेकिन लोंगोवाल का यह दाव उल्टा पड़ गया। सभा में आई 140 नेताओं में से 60 सिख नेता वहीं मीटिंग छोड़कर भिंडरावाले के कमरे की तरफ चले गए और भिंडरावाले के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इस तरह साफ हो गया कि स्वर्ण मंदिर परिसर में अब वही होगा जो भिंडरावाले चाहेगा, और इस बात का एहसास लोंगोवाल समेत बाकी अकाली नेताओं को भी पहले ही हो चुका था। इस मीटिंग से एक दिन पहले ही लोंगोवाल ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन पर बताया था कि स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रही है, इसलिए ऐसी कोई रियायत केंद्र की तरफ से दे दी जाए जिसके दम पर वो अपने धर्म युद्ध मोर्चा आंदोलन को वापस ले सकें। लेकिन लोंगोवाल और इंदिरा गांधी के बीच की यह बातचीत मीडिया में लीक हो गई। अब लोंगोवाल ने भिंडरावाले को अकाल तख्त से निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर के 5 प्रमुख ग्रंथियों से संपर्क किया। लोंगोवाल ने 5 शीर्ष ग्रंथियों को मना भी लिया कि वे स्वर्ण मंदिर परिसर में बढ़ती हिंसक गतिविधियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दें। दरअसल सिखों में ग्रंथि एक तरह से हिंदुओं में शंकराचार्य या पुजारियों की तरह ही होते हैं। इन ग्रंथियों का हुक्मनामा सभी सिखों पर बाध्य होता है, लेकिन उससे पहले कि ये 5 ग्रंथि भिंडरावाले के खिलाफ हुक्मनामा जारी करते, उससे पहले ही भिंडरावाले ने अपने 3 सिख प्रतिद्वंदियों यानी सिख धर्म से आने वाले 3 कंपटीटर्स को उसी हफ्ते में निपटा दिया। इनमें अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथि रहे ज्ञानी प्रताप सिंह भी थे। ज्ञानी प्रताप सिंह ने शुरू में ही भिंडरावाले को अकाल तख्त में शरण देने का विरोध किया था, लेकिन तब टोहरा ने उन्हें जबरन ये कहकर मना लिया कि अगर भिंडरावाले कहीं और जगह रहा या बाहर रहा तो सरकार उसे कभी भी अरेस्ट कर लेगी। इसलिए अब अकाल तख्त ही उसके लिए सबसे सेफ जगह है जो स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद थी। लेकिन इन्हीं ज्ञानी प्रताप सिंह को भिंडरावाले ने निपटा दिया। पत्रकार मार्क टली और सतीश जैकब की किताब के अनुसार भिंडरावाले के द्वारा अपने 3 सिख प्रतिद्वंदियों को एक ही हफ्ते में निपटाने के काम ने 5 ग्रंथियों को स्पष्ट संकेत दे दिया था। मतलब उन्हें पता चल चुका था कि भिंडरावाले के खिलाफ हुक्मनामा जारी करने का परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए भिंडरावाले को अकाल तख्त से बाहर निकालने और स्वर्ण मंदिर परिसर को हथियार और हिंसा से मुक्त करने वाला हुक्मनामा कभी भी जारी नहीं हो सका। इधर भिंडरावाले ने इस बात के भी इंतजाम शुरू कर दिए कि अगर सेना या पुलिस उसे अकाल तख्त से ही पकड़ने आती है तो उसके पास क्या बचाव होगा। इसलिए उसने सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थान स्वर्ण मंदिर परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कोई 3 महीने पहले भिंडरावाले के इंटरव्यू के लिए गए बीबीसी के पत्रकार मार्क टली ने भी अपनी किताब में इस किलाबंदी का जिक्र किया है। मार्क टली ने अपनी किताब में लिखा है, 10 मार्च के दिन मैं और सतीश जैकब इन रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिए गए थे कि क्या वाकई में गोल्डन टेम्पल की किलेबंदी की जा रही है। जैसे ही हम परिसर में घुसे हमें क्लॉक टावर के दोनों ओर सैंड बैग्स लगे हुए दिखाई पड़े। पास में पानी की एक बड़ी टंकी थी, उसके ऊपर भी कुछ सिख नौजवान ऑटोमेटिक बंदूकें लेकर खड़े थे। जब और अंदर घुसे तो देखा कि लंगर हॉल से लेकर अकाल तख्त की किलेबंदी की जा रही थी। एक तरफ भिंडरावाले के द्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर में किलेबंदी की जा रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति पर देश भर में प्रभाव पड़ रहा था। कांग्रेस कई जगह उपचुनाव हार चुकी थी। इसी तरह मलिहाबाद सीट में भी मेनका गांधी की पार्टी राष्ट्रीय संजय मंच ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था। देश भर में यह संकेत भी जा रहा था कि पंजाब में इंदिरा गांधी की सरकार में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची है। अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे, इसलिए भिंडरावाले की समस्या को चुनावों से पहले ही सुलटाना बेहद जरूरी था। इसका एक लाभ तो ये था कि भिंडरावाले जैसी बड़ी समस्या को निपटाने से उनकी मजबूत नेता वाली छवि गढ़ने को मदद मिलती। दूसरा लाभ इससे यह था कि हिंदू बहुसंख्यक वोटरों में भी मिलना था इसका लाभ, जो ये समझते थे कि पंजाब में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। इस तरह भिंडरावाले को निपटाने से इंदिरा गांधी को न केवल प्रशासकीय रूप से मदद मिलनी थी बल्कि चुनावी फायदा भी मिलने जा रहा था, इसकी पूरी संभावना थी। इधर सिखों की राजनीति करने वाली अकाली दल भी भिंडरावाले की चरमपंथी नीतियों से पीछा छुड़ाना चाहती थी और केंद्र से अपनी मांगों को लेकर कुछ ऐसे सम्मानजनक समझौते करना चाहती थी ताकि वो अपने आंदोलन को वापस ले सके। जिस धर्म मोर्चे को भिंडरावाले और अकाली दल दोनों मिलकर चला रहे थे उसे अकाली अब अपनी कुछ मांगें मनवाकर वापस लेना चाहते थे। दरअसल अकाली अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से मनवाना चाहते थे और उनके एजेंडे में किसी धर्म को टारगेट करना भी नहीं था, लेकिन भिंडरावाले दूसरे रास्ते पर चल रहे थे। अकाली दल अपने ही धर्म मोर्चे पर अपना नियंत्रण खो चुका था, इसलिए वापस अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अकाली दल इस फिराक में था कि केंद्र सरकार उनकी कुछ मांगों को मान ले। इनमें से एक मांग थी कि चंडीगढ़ को अकेले पंजाब की राजधानी बना दिया जाए। इस पर इंदिरा गांधी लगभग राजी ही थी, लेकिन इस मांग को मानने का मतलब था कि हरियाणा राज्य में नाराजगी झेलना। ऊपर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इंदिरा ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब को तभी दिया जा सकता है जब इसके बदले पंजाब की 2 तहसीलें फजिल्का और अबोहर को हरियाणा को दे दिया जाए। लेकिन ये डील कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। इसके बाद इंदिरा गांधी इस पर भी तैयार हो गई कि फजिल्का शहर को भी रहने दिया जाए, सिर्फ अबोहर को हरियाणा को दे दिया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ कह दी गई कि ये सब एक आयोग के द्वारा किया जाएगा, सीधे नहीं किया जाएगा।
इंदिरा की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया कि ये आयोग वही करेगा जो दोनों पक्ष के बीच डील होगी। ऐसा इसलिए जरूरी है कि कहीं हरियाणा के लोग ये ना समझ लें कि सरकार ने अकालियों के आगे झुककर चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहर को पंजाब को दे दिया। लेकिन अकाली नेता कमीशन वाली बात से यानी कि आयोग वाली बात पर तैयार नहीं थे, क्योंकि वे आयोग के भरोसे अपना धर्म मोर्चा वापस नहीं ले सकते थे। आखिर अपने समर्थकों को दिखाते क्या? इसलिए उनकी मांग थी कि उन्हें आयोग से दिक्कत नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा खुद सरकार को करनी होगी। इंदिरा गांधी की तरफ से इस पूरी बातचीत को नरसिम्हा राव डील कर रहे थे। पंजाब का थिंक टैंक कही जाने वाली इस तिकड़ी में पहले थे कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्ण स्वामी राव, दूसरे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीसी अलेक्जेंडर और तीसरे होम मिनिस्ट्री के सचिव एमएम के वली थे। आखिर में अकाली दल के नेता इस सीक्रेट डील के लिए तैयार हो गए कि पंजाब को चंडीगढ़ दिया जाएगा और अबोहर को हरियाणा को दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा एक कमीशन के द्वारा की जाएगी। जो क्या डिसीजन देगा वो पहले से ही डील के हिसाब से तय होगा। अब अकाली दल के त्रिगुट यानी कि लोंगोवाल, बादल और तोहरा के सामने दिक्कत ये थी कि ये बात भिंडरावाले को कौन बताए। चूंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहरा ने तो हमेशा भिंडरावाले को सपोर्ट किया था, जहां तक कि स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर शरण लेने में भी तोहरा ने ही मदद की थी। तोहरा खुद भी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, इसलिए भी भिंडरावाले को मनाकर वे अपने लिए भी पिच तैयार करना चाहते थे। इसलिए तय हुआ कि तोहरा ही भिंडरावाले से इस समझौते पर बात करने के लिए जाएंगे। तोहरा ने भिंडरावाले से कहा, संत जी, सरकार ने हमें चंडीगढ़ देने का वायदा किया है, धीरे धीरे बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी। लेकिन भिंडरावाले ने तोहरा के समझौते की बात पर तोहरा को यह आड़े हाथ ले लिया और कहा कि आप सरकार से मिल गए, वो भी बस एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। इस पर तोहरा ने भिंडरावाले को धमकाने की कोशिश की कि ये मत भूलिए कि मैंने ही आपको अकाल तख्त में शरण दिलाई है और जब चाहे तब निकाल सकता हूँ। दरअसल वो तोहरा ही थे जिन्होंने अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार को भिंडरावाले को अकाल तख्त में शरण की अनुमति देने के लिए मनाया था। वो तोहरा ही थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर के 5 जत्थेदारों को भिंडरावाले के खिलाफ हुक्मनामा यानी कि आदेश पारित करने से रोक रखा था, लेकिन तोहरा की धमकियों का भिंडरावाले पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल अब भिंडरावाले की स्थिति पहले जैसी नहीं थी। स्वर्ण मंदिर के जत्थेदारों से भी ज्यादा हैसियत भिंडरावाले की हो चुकी थी, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। इधर अकाली दल के साथ बातचीत, केंद्र सरकार की जो बातचीत थी उसका कोई परिणाम नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी तरफ भिंडरावाले का आतंक बढ़ता जा रहा था। भिंडरावाले आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संपूर्ण रूप से स्वीकार करने के अलावा और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल साल 1973 में आनंदपुर साहिब में अकाली दल के नेताओं और सिख नेताओं के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कुछ धार्मिक मांगें थी, कुछ राजनीतिक मांगें थी। बाकी मांगों के इतर जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जिस पर टकराव हो रहा था वो थी पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाए। स्वायत्त राज्य से मतलब केंद्र को सिर्फ विदेश मामलों, मुद्रा यानी करेंसी के मामले, रक्षा और संचार यानी कम्युनिकेशन के जैसे 5 क्षेत्रों में पावर दी जाए, बाकी पावर राज्य को दे दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस मांग को मानने से रही। केंद्र के अनुसार ये मांग देश की एकता, अखंडता के लिए सही नहीं है और अलगाव की भावना बढ़ाने वाली मांग है। लेकिन भिंडरावाले आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नीचे कुछ भी मांगने को तैयार नहीं था, जबकि चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की मांग जो थी वो केंद्र सरकार ने मान ली थी। केंद्र से बार बार बातचीत फेल हो जाने के कारण और भिंडरावाले के उदय के कारण अकाली दल सिखों में अपना समर्थन खो चुका था। भिंडरावाले के सामने अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और सिखों में अपना दोबारा जनाधार स्थापित करने के लिए अकाली दल के अध्यक्ष लोंगोवाल ने 26 मई 1984 के दिन पंजाब की कंप्लीट नाकेबंदी की घोषणा कर दी। लोंगोवाल ने 3 जून से शुरू किए जाने वाले एक राज्यव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अंदर सरकार को टैक्स नहीं देना है और अनाज को पंजाब से बाहर नहीं जाने देनी जैसी बातें शामिल थी। बस यही नाकेबंदी का ऐलान इंदिरा गांधी के लिए एक तत्कालीन बहाना बनता है, जिसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन सवाल ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारियां कैसे हुई, प्लानिंग कैसे हुई और इस ऑपरेशन में क्या हुआ। उधर 26 मई के दिन अकाली दल ने संपूर्ण पंजाब की नाकेबंदी का ऐलान किया। इधर 31 मई की शाम मेरठ में सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिल्ली से कॉल आता है और उन्हें तुरंत चंडीगढ़ के लिए बुलाया जाता है। कुलदीप सिंह बरार अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर निकलने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जिसके तुरंत बाद 1 जून की शाम उन्हें मनीला और फिलीपींस के लिए छुट्टियों पर निकलना था। कुलदीप सिंह बरार खुद सिख थे और उसी जाति से आते थे जिससे भिंडरावाले आता था। इसके बाद की कहानी अगले एपिसोड में, जिसमें पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले को लेकर इस सीरीज के 2 एपिसोड या 2 पार्ट पहले ही बना चुका हूं, जो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन दोनों वीडियो में डिटेल में भिंडरावाले के पीछे के उन लोगों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।